तो क्लास शुरू करें फिर हम कंप्यूटर की। कुछ हम जैसे पैरालीगल वॉलंटियर्स के बारे में भी हिंदी में करवा देंगे, तो वो आप लिख लीजिएगा। और मैं इसमें मेरा नोट्स बना हुआ है, उसका है थोड़ा। और मेरे, हाँ नोट तो करना पड़ेगा, लेकिन आपको जैसे पीडीएफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा। और इसमें से मैं फोटो भी आपको जैसे लेके कर दूंगी आपको सेंड इसमें से। थोड़े फैक्ट्स बता देती हूँ, बाकी जैसे मैं चाहती तो हूँ कि मैं बोर्ड पे करवा दूँ, कुछ चीजें ऐसी है जो बोर्ड पे हो जाए तो अच्छा है। इसमें जो है डॉक्टर डगलस जो है उन्होंने 1964 में 1964 में माउस का आविष्कार किया था। और इसमें प्रथम वेबसाइट के निर्माण का श्रेय जो है टिम बर्नर ली को है। उन्हें वर्ल्ड वाइड वेब का संस्थापक कहा जाता है। जो डब्ल्यू डब्ल्यू है, डब्ल्यू 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 के जो संस्थापक है वो टिम बर्नर ली है। लिख रहे हैं आप क्या? हाँ, अगर लिख रहे हैं तो मैं मतलब है ना रिपीट कर करके बता दूंगी। कौन सा लिख रहे हैं, यही वाला प्रथम वेबसाइट की? डॉक्टर डगलस 1964 में। हाँ, डगलस इंगेलबर्ट, क्या नाम है उनका पूरा, डॉक्टर डगलस इंगेलबर्ट। तो ऐसा है, आपको इतना ये मतलब याद भी हो जाएंगे, अलग से कुछ करना नहीं है। पीडीएफ को एक बार आप जैसे देख लेंगे तो बस क्लियर हो जाएगा आपका, कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन सही रहेंगे, गलत नहीं होंगे। इसमें प्रथम वेबसाइट के जो निर्माण का श्रेय टिम बर्नर ली को जाता है। इन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब का संस्थापक कहा जाता है इनको। इन्होंने जो है डब्ल्यू 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 का आविष्कार किया था। ये क्वेश्चन आता है वैसे, काफी टाइम से आता रहा है ये। हाँ, टीम बर्नर्स, बर्नर्स ली या बर्नर ली, जो भी दो कुछ भी कह सकते हैं, बर्नर ली। हाँ ली होगा या तो बर्नर ली। इसका पीडीएफ नहीं भेज रही हूँ मैं, क्वेश्चन का भेजूंगी, सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का, क्योंकि 20 पेज उसके ऑलरेडी हो गए हैं और मेरा 400 में ही हो गया है। तो इसलिए मैं ये लिखवा देती हूँ, क्योंकि हर एक चीज का क्या पीडीएफ भेजना है ना। ये तो ये वैसे करवाऊंगी तो आपको याद भी हो जाएंगे, लिखा हुआ याद रहता है ना, पीडीएफ कौन से आप निकाल के देखोगे। बिल गेट्स तथा पॉल एलन ने मिलकर 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना की। जो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना किसने की, ये दोनों ने मिलकर की, बिल गेट्स तथा पॉल एलन, 1975 में, 1975 में। मुझे तो ये होता है आश्चर्य कि लोग थोड़ी देर भी नहीं रुक सके, 2-5 मिनट के लिए भी, तो एक दो बातें सुन लेते क्या हो जाता। अब पढ़ा भी तो रहे हैं ना हम। चलिए आगे बढ़ते। बिल गेट्स की प्रसिद्ध पुस्तक द रोड आहित 1995 में लिखी गई है। बिल गेट्स जो है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के संस्थापक जो है, बिल गेट्स की प्रसिद्ध पुस्तक द रोड आहित 1995 में 1995 में लिखी गई है। वर्तमान में वे एंड बिल एंड, हाँ, रोड आहित, AHEAD। जी हाँ, वो बस इतना ज्यादा तो उसमें स्पेलिंग तो वैसे पूछेंगे नहीं, बस आपको आंसर देख के बस वो करना है कि हाँ ये चीज है। हाँ, तो वर्तमान में वे बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा सामाजिक कार्यों में लगे हुए हैं। और भारत के सबीर भाटिया ने फ्री ईमेल सेवा हॉटमेल को जन्म दिया। हॉटमेल जो है
उसके जन्मदाता है सबीर भाटिया। कैलकुलेटर था कंप्यूटर में। डिफरेंस यह है, कंप्यूटर को एक साथ कई निर्देश या निर्देशों का समूह दिया जा सकता है तथा यह एक साथ कई कार्य कर सकता है। इसके विपरीत कैलकुलेटर को एक साथ ही एक ही निर्देश दिया जा सकता है, मतलब एक ही काम कर सकता है वो। प्रथम व्यावसायिक इंटीग्रेटेड चिप का निर्माण फेयर चाइल्ड सेमीकंडक्टर कॉरपोरेशन ने 1961 में किया। फेयर जो प्रथम व्यावसायिक इंटीग्रेटेड चिप का निर्माण फेयर चाइल्ड सेमीकंडक्टर कॉरपोरेशन ने 1961 में किया। फेयर चाइल्ड सेमीकंडक्टर कॉरपोरेशन। गौरव अच्छा। मॉनिटर का आकार मॉनिटर के विकिरण की लंबाई में मापा जाता है, मतलब विकिरण मतलब डायगोनली। मॉनिटर, ये क्वेश्चन आता है वैसे, ये है ना, जरूर याद करिएगा इसको। मॉनिटर का आकार मॉनिटर के विकिरण डायगोनल की लंबाई में मापा जाता है। डायगोनल की लंबाई में नापा जाता है। इसको मैं समझा सकती थी, ये बोर्ड होता तो इसे मैं कैसे समझाऊं, कैसे होता है प्रैक्टिकली, याद हो जाता है अगर प्रैक्टिकली बता देती हूँ। हाँ, जैसे आड़ा और खड़ा रहता ना, ऐसे नहीं नापते हैं वो, ऐसे तिरछा करके, जैसे ट्रिएंगल टाइप से। हाँ हाँ, ऐसे ट्रिएंगल टाइप से, ट्रिएंगल में से मतलब तिरछा ऐसा करते हैं। फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार आईबीएम के वैज्ञानिक एलन शुगार्ट ने 1971 में किया था। फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार आईबीएम के वैज्ञानिक एलन शुगार्ट 1971 में किया। मानव मस्तिष्क और कंप्यूटर में सबसे बड़ा अंतर यह है कि कंप्यूटर को स्वयं की सोचने की क्षमता नहीं होती। हाँ, कंप्यूटर को दिमाग नहीं होता है अपना, मनुष्य में। फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार आईबीएम के वैज्ञानिक एलन शुगार्ट। मानव मस्तिष्क हो गया। डिजिटल कॉम्पैक्ट डिस्क, डीसीडी, डिजिटल कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट डिस्क, डीसीडी का आविष्कार 1965 में जेम्स रसेल ने किया। कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी, डी सी नहीं, डीसीडी का आविष्कार 1965 में जे रसेल ने किया। जीएसएम, जीएसएम ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन मोबाइल फोन के लिए प्रयुक्त एक लोकप्रिय मानक है। जीएसएम ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। हाँ, जीएसएम का फुल फॉर्म है ये। सीडीएमए, इसका वैसे पीडीएफ अवेलेबल है, ये जो फुल फॉर्म वाली है ना वो मिल जाएगी आपको सब, और शॉर्टकट की वगैरह सब कुछ मिल जाएगी। सीडीएमए कोड डिवीज, नहीं, सीडीएमए कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस।
मोबाइल नेटवर्क स्थापित करने की व्यवस्था है। कंप्यूटर के स्टैंड बाय मोड में मॉनिटर तथा हार्ड डिस्क ऑफ हो जाता है ताकि कम ऊर्जा खपत हो। किसी भी बटन को दबाने या माउस क्लिक करने से कंप्यूटर स्टैंड बाय मोड से बाहर आ जाता है। स्टैंड बाय मोड। ऑप्टिकल माउस ये सेकेंड है क्वेश्चन, ये मतलब ये 15 नंबर का है। ऑप्टिकल माउस ऑप्टिकल माउस में माउस पैड की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसमें कोई घूमने वाला भाग नहीं होता। ऑप्टिकल माउस में माउस पैड की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसमें कोई घूमने वाला भाग। मेमोरी की इकाई बिट और बाइट। बीट और बाइट क्या होती है? तो 8 लगातार बीटों को एक सीरीज कहा जाता है। इस सीरीज को क्या कहते हैं, बाइट्स कहते हैं। हाँ, सीरीज कहा जाता है। इसमें बाइट सूचना की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। कंप्यूटर की सारी क्रियाएं बाइट से ही मापी जाती है। ये क्वेश्चन बहुत आता है इसमें, बाइट क्या होता है और मेगाबाइट गीगाबाइट ये सब। कंप्यूटर में स्टोर किया जाने वाला हर बाइट उसके लिए कच्चा माल है जिसे किसी भी रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। कंप्यूटर में डाटा के साथ हम दो तरह की क्रियाएं करते हैं, संख्याओं के साथ अंकगणितीय क्रियाएं तथा अक्षर और चिन्हों के साथ कुछ दूसरी क्रियाएं। एक तो मतलब अल्फा न्यूमेरिक वगैरह होता है, और वो एक वो होता है अक्षर और चिन्हों का, मतलब मार्क और फॉन्ट और क्या कहते हैं मार्क। किसी भी बाइट में दोनों तरह के डाटा स्टोर किए जा सकते हैं, अंतर सिर्फ उसके उपयोग करने में है। किसी बाइट में संख्या से पता चलता है कि आप उसे कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। कीबोर्ड के सभी कैरेक्टर जैसे सभी लेटर्स, अपर केस और लोअर केस चिन्हों, नंबर और सिंबल आदि 8 बिटों के अलग अलग समूह से बने हैं। बाइट मेमोरी के साइज को मापने की इकाई है। मतलब बाइट से मेमोरी की साइज मापी जाती है, उसकी यूनिट होती है बाइट मेमोरी की। मेमोरी का साइज किलो बाइट, केबी, मेगाबाइट, एमबी या गीगाबाइट, जीबी में भी मापा जाता है। तो 1 किलो बाइट इक्वल 1024 बाइट। वन, हाँ हाँ, 024। और 1 मेगाबाइट इक्वल 1024। हाँ, मतलब सबसे बड़ी जो है ये किलो बाइट होती है, फिर उसके बाद मेगाबाइट और गीगाबाइट जो है, नहीं जीबी, जी हाँ, गीगाबाइट सबसे बड़ी होती है, हाँ वो गलत है। वो है ना, ये सबसे बड़ी होती है जीबी, जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास ये इतना जीबी का वो मेमोरी कार्ड है ना, तो वो जीबी बड़ी होती है। हाँ, इसमें वो क्या बोलते हैं उसका, वो कर देते हैं मल्टीप्लाई इनका सबका, तो वो हो जाता है, सबसे बड़ी है ये गीगाबाइट। हाँ, क्योंकि जैसे ये जो है मेगाबाइट, जैसे एमबी, जैसे हम कितनी भी चीजें कर लेते हैं तो हमारा जैसे फोन स्टोरेज जो है वो फुल नहीं होता है, एमबी में बताता है अगर तो। और अगर जैसे हम जैसे ये एप्स वगैरह भी डाउनलोड करते हैं तो उसमें एमबी में बताते हैं। और जैसे जीबी में अगर जैसे मैं वीडियो वगैरह बनाती हूँ उसमें जीबी में अगर बन जाता है तो बहुत टाइम लेता है, वो बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे हम मेमोरी कार्ड रखते हैं कि 8 जीबी का है, ऐसा है, तो वो कितना मतलब सारी चीजें वो स्टोर करके रख सकता है, तो इसलिए सबसे बड़ा वही होता है। हाँ, तो गीगाबाइट इतना होता है 1024, इसमें मल्टीप्लाई हो गया 1024 का, किलो बाइट का, इक्वल ये हो गया इसमें फिर मल्टीप्लाई हो गया तीनों का,
3 बार मल्टीप्लाई हो गया, 1024, 1024 और 1024 बाइट। तो इतना 1 गीगाबाइट होता है। दशमलव प्रणाली में कई संख्या लिखते समय दाई और बाई और अंकों का स्थान मान 10 गुणा होता जाता है। जैसे इकाई, एक, दहाई, सैकड़ा, 10,000 ऐसे होता जाता है ना, बढ़ता जाता है। दाई से बाई और अंकों का स्थान, कई संख्या लिख रहे हैं उस समय दाई और बाई और अंकों का स्थान मान 10 गुना होता जाता है। ये पता नहीं, संख्या वाली इतने तो नहीं पूछे जाते वैसे, पर फिर भी कर लेते हैं, लिखा हुआ है तो इसलिए। हाँ, ये चीजें पूछते हैं, ज्यादा डीपली इतना भी नहीं पूछा जाता है, पर जैसे अब की बार जैसे एक एमपी सिविल जज में क्वेश्चन आए थे, वो ज्यादा डीपली थे, तो उस हिसाब से मैंने वैसे तो पीडीएफ बनाने के लिए दिया, तो इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन ही दिए उसमें से, सीपीयू वगैरह सबके जो इंटरनेट के हैं, वायरस वगैरह जो पूछे जाते हैं उसमें। शॉर्टकट, शॉर्टकट बता दूं या फिर इनका मैं भेज दूंगी आपको फोटो? हाँ, इम्पोर्टेंट टर्म्स देख लीजिए, इसका तो मैं फोटो भेज दूंगी जो शॉर्टकट की है। ऐसे इसमें भी बहुत ज्यादा है। कोड, कोड सूचना संसाधनों की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त विधि जिससे अनाधिकृत अनऑथोराइज्ड उपयोगकर्ता को सूचना तक पहुंचने से रोका जाता है, इसलिए कोड रखा जाता है। एक्सेस टाइम, मेमोरी से डाटा प्राप्त करने के लिए दिए गए निर्देश तथा वास्तव में डाटा प्राप्त होने के बीच का समय होता है, उसको एक्सेस टाइम कहते हैं। एक्सेसरी, कंप्यूटर में लगे सहायक संसाधन जिसका प्रयोग प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक नहीं पर सहायक होता है, जैसे स्कैनर, वेब कैमरा, ड्राइव आदि। एक्टिव सेल, एक्टिव सेल एक्सेस एक्सेल में यूज होने वाला वह खाना है। नहीं, इसकी पीडीएफ ऐसे शॉर्ट वो इंग्लिश में मिलेगी आपको, उसमें इंग्लिश के लिए ही दी गई है, हिंदी में नहीं है उसमें। जी ठीक है, फिर रहने दो। हाँ, वो बोल के याद नहीं रहेगा, अगर आपको ये पीडीएफ होता और आप उसमें देखते तो अब आप पढ़ सकते थे कि मैं क्या कर रही हूँ। चलिए, तो पैरालीगल वॉलंटियर्स देख लेते हैं थोड़ा सा हिंदी में। पैरालीगल सर्विसेज का लक्ष्य माध्यम, पैरालीगल सर्विसेज विधिक सहायता स्कीम का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये विधिक सहायता स्कीम का बदलते हुए परिवेश में पैरालीगल सर्विसेज दिन प्रतिदिन लोकप्रियता अर्जित कर रही है। अब यह महसूस किया जाने लगा है कि पैरालीगल सर्विसेज के बिना विधिक सहायता स्कीम के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। पैरालीगल सर्विसेज के निम्न लक्ष्य हैं: एक, जनसाधारण में विधिक चेतना जागृत करना। दो है जनसाधारण को विधि के क्षेत्र में प्रशिक्षित करना। तीसरा है पीड़ित व्यक्ति को कानूनी सलाह देना, जनसाधारण को विधिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास करना। हाँ, इंग्लिश में था, हाँ, तो ये इसको मैं हिंदी में बता रही हूँ। पीडीएफ तो नहीं है, कुछ लिखा हुआ है पुराना, तो मैं आपको भेज दूंगी, सेंड कर दूंगी। सुन लीजिए, वैसे अभी उसको मैं भेज दूंगी तब आप पढ़ लेना, लिखने की जरूरत नहीं लग रही है ना इसमें। कौन से में थी मैं? पीड़ित व्यक्ति को कानूनी सलाह देना, जनसाधारण को विधिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास करना, लोक अदालत आयोजित करने में प्राधिकरणों अथवा समितियों की सहायता करना। क्या? रिपीट करूं? पीड़ित व्यक्ति को कानूनी सलाह देना और जनसाधारण को, अच्छा हाँ, देख लो, तो पीड़ित व्यक्ति को कानूनी सलाह देना, जनसाधारण को विधिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास करना, लोक अदालत आयोजित करने में
प्राधिकरणों अथवा समितियों की सहायता करना, लोक अदालत आयोजित करने में प्राधिकरणों अथवा समितियों की सहायता करना, लोकवाद के माध्यम से निर्धन व्यक्तियों की पीड़ा एवं व्यय का निवारण करना, पक्षकारों को आपसी राजीनामों के माध्यम से प्रेरित करना। इस प्रकार लीगल सर्विसेज का क्षेत्र दिन प्रतिदिन व्यापक होता जा रहा है और विधिक सेवाओं के क्षेत्र में इसका अपना अमूल्य स्थान बना लिया है। माध्यम क्या है इसका? तो पैरालीगल सर्विसेज जिन माध्यमों से कार्य करता है उनमें से प्रमुख निम्न है। पहला है इसका पैरालीगल क्लिनिक। पैरालीगल क्लिनिक से अभिप्राय है कि पीड़ित एवं व्यथित व्यक्ति को अविलंब कानूनी सहायता उपलब्ध कराने से है। यद्यपि विधिक सहायता के लिए अब जगह जगह विधिक कार्यालय स्थापित होने लगे हैं, लेकिन इन कार्यालयों में पहुंचना कई बार दुभर हो जाता है। कई बार अर्थाभाव से और कई बार अन्य कारणों से पीड़ित व्यक्ति जो है वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसी स्थिति में पैरालीगल क्लिनिक ऐसे व्यक्तियों के लिए अत्यंत सार्थक एवं वरदान साबित होते हैं। इन क्लिनिक पर कानूनी राय एवं सहायता उपलब्ध कराने के लिए हर समय विधि विशेषज्ञों की सेवा उपलब्ध रहती है। सामान्यतः यह सेवाएं अधिवक्ताओं, महाविद्यालयों के शिक्षक एवं विद्यार्थियों तथा समाज सेवियों द्वारा प्रदत्त की जाती है। इन सेवाओं को लीगल एम्बुलेंस की संज्ञा दी जाती है। साप्ताहिक हिंदुस्तान 20 फरवरी 1983 इस अंक में कहा गया है कि गुजरात में यह काफी प्रचलित है। वहां अस्पतालों की तुरंत सेवा की तरह कानूनी सहायता सेवा चल रही है। राजस्थान पत्रिका 24 जनवरी 1984 इसके एक मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश मोहन लाल श्रीमाल ने एक बार कहा था कि अदालतों का अस्पताल व क्लिनिक की तरह कार्य करना चाहिए। जो अदालत है उनको मतलब जो हॉस्पिटल रहते हैं, क्लिनिक रहते हैं, तो मतलब उनको फास्ट काम करना रहता है एकदम, तो इस तरह से काम करना चाहिए, तभी निर्धन व्यक्ति इससे लाभान्वित हो पाएंगे। इस प्रकार पैरालीगल सर्विसेज ऐसा केंद्र है जहां समाज के कमजोर वर्ग को प्रशिक्षित विधि व्यवसायियों द्वारा निःशुल्क या नाम मात्र के शुल्क पर विधिक सहायता दी जाती है। जहां तक ऐसे क्लिनिकों की स्थापना का प्रश्न है, अय्यर समिति के अनुसार पैरालीगल क्लिनिक या तो विधि संकायों द्वारा चलाया जाना चाहिए तथा विधि के छात्रों को इससे संबद्ध किया जाना चाहिए, जोड़ा जाना चाहिए लॉ स्टूडेंट्स को। न्यायमूर्ति पीएन खरे के अनुसार यदि हम विद्यार्थियों को विधिक सहायता स्कीम से जोड़ सके तो यह हमारे लिए बहुत उपयोगी होगी। लेकिन खेद है कि विद्यार्थियों को इस ओर प्रेरित करने की हमारे सामने कोई योजना नहीं है। यही कारण है कि आज छात्र शक्ति का समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। पैरालीगल सर्विसेज का लाभ यह विधिक सहायता स्कीम का महत्वपूर्ण अंग है। बदलते हुए परिवेश में यह दिन प्रतिदिन सफलता अर्जित कर रहा है। अब यह अनुमान किया जाने लगा है कि पैरालीगल सर्विसेज के बिना विधिक सहायता स्कीम के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसके निम्नलिखित महत्वपूर्ण लाभ है। जन साधारण में विधिक चेतना की जागृति। पैरालीगल सर्विसेज के द्वारा विधिक सहायता शिविर, विधिक ट्रेनिंग, विधिक साक्षरता शिविर आदि के माध्यम से जन साधारण में विधिक चेतना जागृत की जाती है। जन साधारण को विधि के क्षेत्र में प्रशिक्षण मिलना, इसके माध्यम से जन साधारण को विधि के क्षेत्र में प्रशिक्षण मिलता है। जनता को विधि का ज्ञान सहायता शिविर, विधिक ट्रेनिंग, विधिक सहायता शिविर के द्वारा कराया जा सकता है। जनता सरल एवं बोधगम्य भाषा में विधि की बारीकियों का ज्ञान कराया जाता है जनता को। तो इस तरह से ये पैरालीगल वॉलंटियर्स काम करते हैं। ठीक है, हो गया वैसे कंप्लीट आज की क्लास। थोड़ा थोड़ा सा रखा था, वैसे कल से मैं कंप्यूटर का आपको डिटेल में करवाऊंगी क्या क्या चीजें हैं उसकी। तो आपको जैसे वो याद हो जाएंगी नहीं चीजें, तो फिर आपको रटना ही नहीं पड़ेगा, कुछ भी चीजों को अपने आप ही हो जाएगा। जैसे ही क्वेश्चन आएगा आप देखेंगे और हो जाएगा, कर देंगे एकदम।
15 नंबर कंप्यूटर के और 15 नंबर इंग्लिश के आपके कहीं नहीं जाएंगे। एक दो नंबर का ही गड़बड़ हो जाए, बाकी तो सारा कंप्लीट हो जाएगा। इंग्लिश का मैं सोच तो रही, बोर्ड पे पढ़ाऊंगी, जूम डाउनलोड कर लूंगी मैं नया फोन लाके, फिर उसी में करवाऊंगी बोर्ड पे। हम वो वो भी करवा दूंगी ना, हो जाएगा वो। हाँ, वो भी मैं है मेरे पास, मटेरियल उसका मेरे पास सब कुछ, सब करवा दूंगी मैं। पीडीएफ भी मिल जाएगा उसका, और वैसे भी जैसे आज क्लास करी ऐसे मैं पढ़ा दूंगी उसके बारे में। लिखवा दूंगी तो आप लिख भी लेना थोड़ा, और मैं पीडीएफ भी, इंपॉर्टेंट चीजों का पीडीएफ मिलेगा बस, क्योंकि उसमें पीडीएफ में ज्यादा नहीं आ सकता है। मेरे पास मटेरियल बहुत सारा है। हाँ, मैं तो ज्यादा ही, मेरी तो कोशिश है कि 2-3 दिन में एक एक चीज कंप्लीट हो, चार जैसे चार सब्जेक्ट है, ये इंग्लिश है, कंप्यूटर है और सब करके, तो इसमें। हाँ, वो यही है, तो मैं तो यही चाह रही हूँ कि 3-3 दिन हर एक सब्जेक्ट को हम दे, और पूरा पूरा जितना ज्यादा हो सके उतना टाइम दे के कंप्लीट कर ले हम, ताकि जल्दी कंप्लीट हो जाए, और जो कुछ टाइम बचेगा तो फिर छोटे कोई मायने रखते हैं उनको कर लेंगे हम। है ना, ग्राम न्यायालय जैसे आपने बोला, फैमिली कोर्ट वगैरह वो भी करवा देंगे। हिंदी लो, वो तो आप तो ज्वाइन किया था ना क्लास उसका तो। हिंदू लॉ, अच्छा हाँ, वो मुस्लिम लॉ, हाँ मुस्लिम लॉ में। मुस्लिम लॉ, अच्छा। नहीं, बहुत आसान है वैसे उसका तो, वो 30 तो उसके सेक्शन है, 31 है, लेकिन वो करना तो अपन को सिर्फ 28 या इतना ही करना है, और भी कम, बहुत ही कम करना है, 25 एक। नहीं नहीं, ज्यादा नहीं करना है, मतलब 20 सेक्शन याद कर लेना आप बस, इम्पोर्टेंट उसमें से। हाँ ठीक है। नहीं तो रख लेंगे, उसकी भी क्लास रख लेंगे, जो थोड़ी सी देर में वो जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो कर लेंगे बस। रिवाइज की भी क्लासेस रख लेंगे ना, उसमें भी हो जाएगा हमारा। दो, मतलब 2 शिफ्ट में रख। हाँ हाँ, कर दूंगी ना मैं, सिलेक्ट कर। हाँ, 2 क्लास, 2 बैच रख लेंगे हम, 2 क्लासेस करवा लेंगे, मतलब जैसे लॉ की क्लास के लिए अलग और कंप्यूटर इंग्लिश के लिए अलग। ठीक है, करें क्लोज। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को। हेलो। हेलो। रीचा। हाँ, मैं बोल रही, मिठाई की व्यवस्था नहीं थी ना, तो इसलिए कोई ज्वाइन नहीं कर पाया, जिन्होंने किया था वो भी चले गए, उनको लगा कि मिठाई विठाई तो मिल नहीं रही है। हाँ, वो मैंने क्या किया, मैंने चैट डिलीट कर दिया, अब चैट डिलीट होने के बाद भी शायद इसलिए नहीं आ पाता होगा। हाँ तो फिर। हाँ, कोई भी नहीं कर पा रहे थे, तो फिर मैं समझ गई, मैं 15 मिनट हमने वेट किया और कोई भी नहीं आ रहे, तो 2-3 हम थे बस। तो फिर इसलिए फिर मैंने री वो किया, मतलब वापस से नया लिंक सेंड किया बना के उसमें। हाँ, वो हम लोग ज्वाइन कर लिया, उनका चलो लेट हो गया होगा थोड़ा बहुत, फिर हमको 15 मिनट हो गए जब मुझे पता चला कि चैट की वजह से आपका मैसेज आया ना, हाँ, तब मुझे हुआ कि नहीं, वो इसलिए नहीं हो पा रहा है, इसलिए नहीं आए हैं सभी, फिर मैंने कहा चलो नया करके देखते हैं। हम्म। आप है ना, आप जैसे कंप्यूटर वगैरह की क्लासेस कर लेना, इंग्लिश वगैरह की, क्योंकि सब इम्पोर्टेंट चीजें करवाओगे वो काम आ जाएगी, इतना टाइम है नहीं आप अलग से कर पाओगे, क्योंकि
मैं ना जैसे इंग्लिश की भी, जनरल इंग्लिश में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है सब तो नहीं करना पॉसिबल है, लेकिन जैसे टेंसेस वगैरह ये छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा मैं बता दूंगी उसमें बोर्ड पे ही। और कंप्यूटर की भी मेरे पास जैसे लिखे हुए नोट्स पड़े हुए हैं। मैंने जब क्लासेस की थी ना वहाँ पे डीसीए की, तो मैं उसमें से करवा दूंगी थोड़ा थोड़ा, है ना। तो वो मतलब टर्मिनोलॉजी जो है वो समझ में आ जाएगी कि इसका क्या क्या होता है, तो वो अच्छा रहेगा। मतलब जैसे क्वेश्चन आएगा देख के ही कर दोगे। मैं तो देखती पढ़ती भी नहीं हूँ, समझती नहीं हूँ। मैं तो समझ जाती हूँ कोई कीवर्ड उसका कंप्यूटर का कि हाँ ये चीज इसमें ये है तो ये करना है, तो बट वो सही हो जाता है मेरा। वो प्रेशर बहुत है ना यार, इतना सारा। वो इतना सारा पढ़ना है, प्रेशर इतना ज्यादा है, कैसे करना है। तैयारी है भी नहीं सच बताए ना तो कुछ भी। और क्योंकि याद नहीं है सेक्शन, इतना सारा मटेरियल हो गया इकट्ठा दिमाग में। हाँ हाँ। नहीं, मैंने इतने अच्छे से मतलब उसकी हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ की तो इतने अच्छे से क्लासेस करवाई। मैंने केस लॉ भी लिखवाया उसके साथ में। मतलब आप करते ना क्लासेस तो सच में बहुत फायदा होता उससे। मैं उसकी क्लास रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई हूँ, शायद से नहीं हो पाई है वो। और मैं बना भी नहीं पाई हूँ वीडियो, क्योंकि टाइम भी नहीं है और कौन देखेगा। क्या अभी एग्जाम हो जाएगी फिर कोई नहीं देखने वाला, क्यों मैं मेहनत करूँ। हम्म। हाँ वो तो आपने बता ही दिया। वो तो आपने मुझे बता ही दिया था कि वो प्रॉब्लम ये है कि मैं आ भी नहीं सकती आपके यहाँ पे भी, और वैसा भी नहीं कर सकते, आपका फोन भी वो है। हम्म। हाँ। अच्छा। नहीं नहीं, हो जाता है ना, सच में नहीं याद रह पाता, और चाहकर भी कोई काम नहीं कर पाते, ये ऐसा भी रहता है। टाइम नहीं मिल पाता है ना एक तो। हम्म। हाँ। हम्म। हाँ सही है। कोई नहीं, रिकॉर्ड वैसे हो गई है क्लास, पता नहीं वो आपका रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ। आपने बहुत ही अच्छी बात बताई, और ये मैं बताना चाहती थी, मैं भूल गई। मेरा मतलब मैंने लेक्चर जो दिया उसमें यही तैयारी की, और ये वाली मैं बात बताना चाहती थी, जैसे कोई क्राइम हो रहा है बच्चे वगैरह की साथ में, तो अपने को रुकना ही है, हम भारतीय हैं तो हमको उनकी हेल्प करनी चाहिए। मतलब मैंने इसको बोल नहीं पाई, आपने पूरा कर दिया, मतलब कितना मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ हाँ सही है ना, कुछ गलत होता है ना। हाँ। आप कौन है? मतलब खुशबू नाम से आप कौन है, क्योंकि मुझे पहचान नहीं हो पा रही है। जी हाँ बताइए। हाँ, क्या कौन है आप जी? जी। तो आप ग्रुप में तो नहीं है? अच्छा कोई बात नहीं, आप अगर चाहें तो ऐड कर लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, आप वैसे ज्वाइन तो कर ही सकते हैं। ऐड करने के लिए बस मेरे कांटेक्ट नंबर पे मैसेज कर दीजिए और नाम बता दीजिए कि मैं कहाँ से हूँ, और मैं कर लूंगी ऐड। जी। हाँ, कल भी। हाँ सही है, यही मैंने शुरू में यही यही वाली बात बताई कि भाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है हमको। तो उस अधिकार है, कोई बोल सकता है आर्टिकल 19 के तहत सबको अधिकार है ये, है ना, विचार अभिव्यक्त करना। भाई कोई भी बात है समाज के लिए अच्छी है, तो उसको बोलने में क्या जा रहा है। हाँ
हाँ, वो जीने का अधिकार है आर्टिकल 21 में, वो कैसे भी कर सकते हैं। वो सिर्फ मतलब ये लिखा हुआ ही नहीं होना चाहिए, उसको मतलब अमल भी करना चाहिए। सिर्फ लिखा हुआ उससे क्या फायदा है? और तो क्या, अपने इसलिए तो बनाया है, अमल करने के लिए वो। कर लो। हाँ हाँ। हम्म। हाँ, हेल्प नहीं करना चाहते। भाई देखो, आपके पास हेल्प है, रिसोर्सेस सब कुछ है, और आपके किस काम के इतने इतने लोग इंसान आते हैं दुनिया में, वैसे ही चले जाते हैं। जो जो नॉलेज है वो भी अपने साथ ले जाते हैं, और कुछ दे के नहीं जाते किसी को। क्या फायदा? ऐसे यूं ही आए और बेकार ही चले गए। क्या फायदा उनका? जैसे मान लो कोई सीनियर है हमारा। हम्म। हम्म। हाँ सही है वो तो। जैसे कई लोग हमारे साथ में भी है, उनको कुछ पता ही नहीं है किसी चीज का भी नॉलेज। वो कोचिंग की, जैसे हमारे साथ में इतने ज्यादा स्टूपिड भी थे हमारे साथ में, वो मतलब 60 क्वेश्चन करने के बाद उनका टाइम ओवर हो जाता है मान लो, तो फिर क्या वो करेंगे? मतलब उन्होंने इतनी फीस दी हमारे साथ में, वो क्या करेंगे? हम्म। नहीं देखो, जैसे ऐसा है, नहीं दे पाते कोई फीस तो क्या हो गया? जैसे मेरे को 30,000 बताया था, एक जगह में गई थी, तो थोड़े बहुत कम कर लेते। कोई परेशान है मान लो, मैंने अपनी प्रॉब्लम बता दी कि भाई मेरे कोई भी नहीं है हेल्प करने वाला, तो बोले नहीं, इकट्ठा देना है आपको, 30,000 देना। भाई कहाँ से दूंगी? तो थोड़ा तो सोचना चाहिए इंसान को, क्या कर रहे हैं अपन। और मतलब जो इनके स्टूडेंट है उनसे तो कम ले रहे हैं, 20,000 ले रहे हैं, और मुझसे 30 ले रहे हैं, तो ये तो गलत है ना। हम्म। हाँ, वो मैं देखो, मेरे पास देखो, मैंने सोचा चलो मटेरियल मेरे पास रखा है, इंग्लिश का भी मैं करवा देती। जो मैंने 6,000 में मैंने इंग्लिश की कोचिंग की थी, मैं उसको सारी चीजों को 500 रुपए में सब कुछ दे रही हूँ। इंग्लिश का भी बना के दे रही हूँ, पीडीएफ पढ़ाऊंगी भी सही में, और मैं कंप्यूटर का भी कंप्लीट करा रही हूँ, करंट अफेयर्स सबको सिर्फ 500 में। क्यों मैं ये सोच रही हूँ? क्योंकि कोई नहीं कर पाते, नहीं दे पाते हैं पैसे, तो थोड़े में ही हो जाएगा, उनका भी काम हो जाएगा और मेरा भी हो जाएगा, थोड़ा बहुत ही। हाँ, तो कोई नॉलेज है रखा है, मान लो सपोज मेरा मुझे कुछ हो जाए, ये सब रखा रह जाए, किताबें रखी रह जाएगी, नॉलेज भी रखा रह जाएगा, मैं मर जाऊंगी तो किस काम का ये? कुछ भी नहीं ना। तो ये मैं सोच के यही करती हूँ कि किसी के तो काम आ रही जिंदगी, कहीं तो काम आ रही है। हाँ, वो मेरा ही फायदा हो रहा है। हम्म। हाँ, है ना वो।
हम्म, सचिव। हाँ, वो साथ में मिलके हो जाता है, एक दूसरे से डिस्कशन करके हो जाता है। हाँ, वो लेबर लॉ का है, बस उनको वो, तब वो काम भी उनका वही है ना, लेबर लॉ का। हाँ।